के तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। अभी तक मैंने आपको कल जितने भी पॉइंट्स बताए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओपन स्टैक के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कल जब मैंने क्लास फिनिश किया था तो मैंने आपसे बोला था कि ये जो सर्विसेज हैं ओपन स्टैक की, मैंने आपसे बोला था प्लेसमेंट के बारे में कि इन सर्विसेज को अगर मैं प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं कैसे प्लेस करूँ। तो ये जो डायग्राम जो मैंने आपके सामने शो किया था मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये डायग्राम ठीक है। तो देखो ये जो डायग्राम है वो आपको एक पिक्चर दिखा रहा है ओपन स्टैक के अंदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज को फर्दर सब कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक किया जाता है। जैसे आप बोलते हो नोवा, तो नोवा तो आपकी नज़र में जस्ट एक मेन सर्विस है, बट नोवा फर्दर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज से मिलके बनता है। जैसे आपका एपीआई हो गया, स्केड्यूलर हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक है, नोवा कंप्यूट हो गया। इसके अलावा नोवा नो वीएनसी होता है, नोवा कंसोल होता है, कुछ एडिशनल सर्विसेज भी होती हैं नोवा की। ऐसे ही कीस्टोन को डिवाइड किया, कीस्टोन एपीआई में कीस्टोन डेटाबेस, ग्लैंस को किया, स्विफ्ट को किया, न्यूट्रॉन, सिलोमीटर सबको किया था, और इसके बारे में मैंने आपको एक एक दो दो लाइन भी बताया था ये सर्विसेज क्या क्या करती हैं। ठीक है, जो मैंने लास्ट पॉइंट पे पॉज किया था कल वो मैंने ये बोला था कि ये जो सर्विसेज हैं, अब देखो क्या होता है ना, सर्विसेज होती हैं, इन पूरी ओवरऑल सर्विसेज को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, एक कैटेगरी होती है आपकी कंट्रोलिंग और दूसरी होती है आपकी मेंस यूजर सर्विसेज, मतलब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजर का जब मैं पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूँ ना तो यहाँ पे ये मान के चलो कि आपके फॉर एग्जांपल वीएम से रिलेटेड, यहाँ पे मेरे लिए यूजर वीएम है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये डिवीजन क्यों करता हूँ कल भी मैंने आपको एक बताया था। अब मैं नए नोट्स नए इस पेज पे जाता हूँ, इस वाले पेज पे, नाइन्थ फेब के पेज पे। ठीक है, अब देखो हम जब भी कोई आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है, आप आइसोलेटेड अगर आप पढ़ रहे हो, आइसोलेटेड का मतलब एक हार्डवेयर लिया, इस हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर डाला और इसके ऊपर आप अपनी वीएम बनाओ, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्चुअलाइजेशन। आइसोलेटेड ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक हार्डवेयर के ऊपर आपने किया और उसके ऊपर आप वीएम चला रहे हो, इसकी जो नेटवर्क है, इसकी स्टोरेज है, इसका जो डे टू डे ऑपरेशन है, वीएम ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, वो सब कुछ आप खुद कर रहे हो और वो आप इस हार्डवेयर के थ्रू लॉग इन करके करते हो। लेकिन जब आप एक बड़े डेटा सेंटर की बात करते हो, ठीक है, अब आप एक सिंगल हार्डवेयर की नहीं बात कर रहे हो, अब आप टॉकिंग अबाउट बिग डेटा सेंटर, एक बड़ा डेटा सेंटर है जिसमें कि एन नंबर ऑफ सर्वर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए जब आप कोई एक सोल्यूशन बनाते हो तो वो सोल्यूशन, देखो कोर प्रिंसिपल तो रहेगा ये हाइपरवाइजर का, ये तो मैं हटा नहीं सकता क्योंकि वर्चुअलाइजेशन तो मैं यहीं से अचीव करता हूँ। लेकिन मैं इस जब बड़े लेवल पे जाता हूँ तो यहाँ पे जब मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन करता हूँ तो सॉफ्टवेयर डिजाइन का प्रिंसिपल होता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन का प्रिंसिपल क्या कहता है, अब देखो आप सर्विसेज आप सारी जानते हो ओपन स्टैक की, जो मैंने आपको अभी तक बताई है। ठीक है, चाहे वो नोवा हो, सेंडर हो, और सब कैटेगरी भी आपको पता चल गई है हर एक सर्विस की, जो मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले ये डायग्राम दिखाया था कंपोनेंट्स का। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप डिजाइनिंग करते हो तो डिजाइनिंग के टाइम पे क्या किया जाता है कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है प्लेन्स को, दो पार्ट में। एक हम बोलते हैं कंट्रोल और एक हम बोलते हैं एक्चुअल डेटा या यूजर प्लेन। इसको हम बोलते हैं डेटा और यूजर प्लेन, और यहाँ पे होता है आपका कंट्रोल प्लेन। ये बेसिकली एक जेनरिक प्रिंसिपल है, ये जेनरिक प्रिंसिपल आपको हर जगह मिलेगा। आपको मैंने एसडीएन बताया था, वहाँ भी आपको मिलता है ये प्रिंसिपल। आपको मैंने स्टोरेज टेक्नोलॉजी बताया था, वहाँ भी मिलता है ये प्रिंसिपल। मैंने आपको अभी वर्चुअलाइजेशन बताया कंप्यूट का, यहाँ भी आपको ये प्रिंसिपल मिलता है। ठीक है, हो सकता है आप कल को कोई और चीज़ पढ़ोगे, जैसे कि आप क्यूबरनेटिस पढ़ोगे, वहाँ भी आपको ये प्रिंसिपल मिलेगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक टेक्नोलॉजी या एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का प्रिंसिपल है, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। ये आपको कॉलेजेस स्कूल्स में भी, ऑफिस में भी देखने को मिलता है, इनफैक्ट आपके सोसाइटीज में भी होता है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो अलग होता है, जो यूजर्स होते हैं वो अलग होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, सेपरेट करने के लिए, कि इस एरिया में सिर्फ कंट्रोलिंग का काम होगा, इस एरिया में सिर्फ एक्चुअल डेटा चलेगा। तो इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ओपन स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब मैं ओपन स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट करूंगा तो मान लो मेरे पास एक हार्डवेयर है। अब देखो ओपन स्टैक का जो सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो डेटा सेंटर के ऊपर डिप्लॉय होता है। ठीक है, डायरेक्टली बेयर मेटल्स के ऊपर आप ओपन स्टैक को डिप्लॉय करते हो। यही इसका मतलब एक मेन पर्पस है और इसकी ब्यूटी है कि ये हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करता है।
अब आप कहते हो कि यार मेरे को वीएम के ऊपर ओपन स्टैक डालना है। अगर आप वीएम के ऊपर ओपन स्टैक डाल रहे हो तो इस आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर्पज हो सकता है, आप रिसर्च करना चाहते हो। लेकिन जब आप प्रोडक्शन में जाते हो तो आपको कस्टमर कभी भी वीएम के ऊपर ओपन स्टैक नहीं चलाता है। मैंने आपको याद करो, जब T1 T2 हाइपरवाइजर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि T1 हाइपरवाइजर और T2 ये डायरेक्टली वेयर मेटल पर डिप्लॉय होता है, लेकिन जो T2 होता है वो ओएस के ऊपर डिप्लॉय होता है। मतलब एक सर्वर के ऊपर आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना रहे हो। तो टेक्निकली इट इज पॉसिबल, ठीक है, थियोरेटिकली एंड टेक्निकली बोथ आर पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली जब आप किसी का डिजाइन करते हो सिस्टम, तो वहां पे ये आप कभी भी T2 यूज नहीं करते हो। तो आप हमेशा हार्डवेयर के ऊपर ही ओपन स्टैक डिप्लॉय करते हो। तो अब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी नोड्स अगर आपके कंट्रोलिंग का काम करेंगे उनको हम बोलते हैं कंट्रोलर या कंट्रोलर नोड, ठीक है, कंट्रोलर नोड, ठीक है। जितने भी सिस्टम्स आपके वीएम लॉन्चिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पहले ही प्योरली कि ओपन स्टैक का जो मेन फंक्शन है वो वीएम लॉन्चिंग का है, ठीक है। तो वीएम लॉन्चिंग से रिलेटेड जितने भी नोड्स होंगे उनको हम बोलते हैं कंप्यूट नोड। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि ओपन स्टैक के आर्किटेक्चर में कंट्रोलर होगा और कंप्यूट होगा। नंबर्स की बात मैं करूंगा कि कितना नंबर मिनिमम मैक्सिमम होता है, इस वाले एरिया का जो काम है वो सिर्फ कंट्रोल करने का है। मतलब कि ये जो हिस्सा है इसमें सिर्फ कंट्रोलिंग से रिलेटेड काम होगा। अब कंट्रोलिंग से रिलेटेड मतलब आपको जो भी कंट्रोल का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क होता है, वो आप यहाँ पे करोगे। और जो आपके क्या कहते हैं वीएम्स होती हैं, ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ कि जितनी भी वीएम्स होंगी वो यहाँ पे रन करेंगी। तो जो आपकी वीएम्स होंगी वो यहाँ पर आएंगी। तो इधर मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस चीज से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ओपन स्टैक का जो आर्किटेक्चर होता है किसी भी कस्टमर के लिए, चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप का ओपन स्टैक हो, मतलब कि वो अगर आपका कम्युनिटी का है या वो किसी कंपनी का ओपन स्टैक है, किसी का भी ओपन स्टैक है, सिमिलर प्रिंसिपल को ही फॉलो करेगा। यहाँ पे आपके वीएम्स चलते हैं, इधर आपके वीएम्स रन होते हैं, इस जगह वीएम। तो जो यूजर डेटा है, यूजर डेटा मतलब वीएम्स, वो इधर चलेंगे इन नोड्स के ऊपर, 1 2 3 4, ठीक है। और ये अपना एक लिमिट तक चलेगा, जितना भी होगा वर्ड लिमिट तक। तो देखो ये जो है आपके कंप्यूट हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपके हो गए कंप्यूट नोड्स। यहाँ पे हो गया 4, क्या, 4 5 6, इधर आपके कंप्यूट नोड्स हो गए। इस पे सिर्फ और सिर्फ वीएम्स चलेंगे। उन वीएम्स, अब देखो वीएम्स चलेंगे, उन वीएम पे नेटवर्क अटैच होगा, उस वीएम का स्टोरेज कनेक्ट होगा। इसके अलावा जितने भी काम है, मतलब कि दूसरे शब्द में बोलूंगे जितनी भी सर्विसेज हैं जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, वो सब डिपेंडिंग ऑन द रोल चेंज हो जाएंगी। चेंज मतलब प्लेसमेंट उनका अलग अलग हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो एक्चुअली जो वीएम लॉन्चिंग से रिलेटेड जो सर्विस होती है वो आपकी कौन सी होती है, नोवा कंप्यूट। इसीलिए मैंने कल आपको असाइनमेंट दिया था, ठीक है। कल होमवर्क देने का यही रीजन था कि नोवा कंप्यूट एक सर्विस है, नोवा की एक सब कंपोनेंट आप कह सकते हो, जो कि मेन वीएम लॉन्चिंग में यूज होता है। तो इधर के नोड्स के ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नोवा कंप्यूट, नोवा कंप्यूट यहाँ मिलेगा। इसके अलावा नोवा की जितनी भी बाकी की बची हुई सर्विसेज हैं वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेंगी, इस तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा होराइजन। अब आपकी नज़र में होराइजन क्या है, क्या होराइजन वीएम लॉन्चिंग में कोई रोल प्ले कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का है, तो होराइजन। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, कीस्टोन, हीट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूँ नोवा, तो अब मैं नोवा के साथ ना एक ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन, एडमिन पोर्शन, मतलब कि जो भी नोवा का एडमिन वाला कंपोनेंट है वो आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है नोवा का सिर्फ कंप्यूट। फिर आपका होगा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में भी सेम वही काम होगा कि जो एडमिन वाला पार्ट होगा, एडमिन पोर्शन, वो आपको मिलेगा इधर। ऐसे ही आप सिंडर की बात करोगे तो देखो सिंडर का भी जो एडमिन पार्ट होगा
वो आपको यहाँ दिखेगा, और सिंडर का जो एक्चुअल जो अटैचमेंट होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, यहाँ भी न्यूट्रॉन हो गया। फिर आपका क्या कहते हैं होता ग्लैंस। अब ग्लैंस आपको पता है कि एक स्टोरेज सर्विस है जिसमें कि सिर्फ आप इमेज रखते हो, बेसिकली इमेज का रेपोजिटरी है। तो ये जो ग्लैंस है, ये आपका क्या कहते हैं इधर होगा, कंट्रोलर के पास, इधर नहीं होगा। फिर आपकी और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, की स्टोन हो गया, होराइजन हो गया। इसके बाद देखो डेटाबेस, डीबी। डीबी कौन सा, मारिया डीबी और कैसेंड्रा, जो भी आप रन करते हो वो भी इधर होगा। फिर आपका क्या होगा, एडवांस मैसेजिंग क्यू प्रोटोकॉल। अब देखो ओपन स्टैक ना इसको AMQP बोलता है, एडवांस मैसेजिंग क्यू प्रोटोकॉल। वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लेता है। कल मैंने आपको बताया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम सिलेक्ट करते हैं, बट वो यहाँ पे AMQP लिखते हैं। जैसे हम यहाँ डीबी लिखते हैं ना, नाम थोड़ी ले रहे हैं किसी डेटाबेस का, एग्जाम्पल में डेटा, तो यहाँ पे हम एडवांस मैसेजिंग क्यू प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आप इसको आप रैबिट MQ ले सकते हो, या फिर और कोई एनी अदर जो आपको अच्छा लगता है और जो अवेलेबल हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद होता है आपका एक क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर, क्लस्टर, जो कि जनरली PCS क्लस्टर यूज होता है, तो वो भी यहाँ पे होता है। तो आप देखोगे कि जो मोस्टली सर्विसेज हैं ओपन स्टैक की, जिनका कि VM लॉन्चिंग में अगर रोल नहीं है, उन सारी सर्विसेज को कंट्रोलर पे रखा जाता है। और कंप्यूट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उन लिमिटेड सर्विसेज को जगह दी गई है जो कि आपके VM के एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं, VM लॉन्चिंग में या VM को रन करने में। इसके अलावा आप अपने इन नोड्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है इन नोड्स पे, अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूँ तो इन हार्डवेयर पे आपको क्या मिलेगा, इस हार्डवेयर के ऊपर आपको मिलेगा हाइपरवाइजर। हर एक हार्डवेयर के ऊपर आपको एक हाइपरवाइजर मिलेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ठीक है, इसके साथ आपको क्या मिलता है यहाँ पे, इसके साथ आपको यहाँ पे नोवा का कंप्यूट मिलेगा, नोवा कंप्यूट। ये सिंडर का मैंने आपको बताया ना, सिंडर की बेसिकली जो अटैचमेंट वाली जो सर्विस होती है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं न्यूट्रॉन का भी सेम मिलेगा, जो नेटवर्किंग के एजेंट्स हैं, बेसिकली एजेंट्स, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे DHCP हो गया, वो हम करेंगे डिस्कस थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि आपका जो ओपन स्टैक का जो क्लस्टर है, इसको आप क्लस्टर बोलते हो, ठीक है, इस पूरे चीज को आप बोलते हो ओपन स्टैक क्लस्टर। इसको हम नाम देते हैं ओपन स्टैक क्लस्टर। तो इस क्लस्टर में अब आपको समझ में आ गया डिजाइन कैसा है। इस डिजाइन में ये क्या कहता है कि इस डिजाइन के अंदर आप एक कंट्रोलर प्लेन बनाते हो, एक कंप्यूट प्लेन बनाते हो। कंट्रोलर प्लेन में आप वो सारी सर्विसेज डाल दोगे जो भी आपको डालनी है। आप इसको भले ही सर्विसेज डालो, बट यहाँ पे आप इसको एकदम लाइट रखोगे। इमेजिन कि अगर मैं ऐसा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करूँ तो क्या होगा। देखो आप प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज योर डिसीजन, आप कर सकते हो, आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो, ठीक है, कोई फ्लॉ नहीं है। प्रॉब्लम आपको ऑपरेशनली आएगी। आप मान लो कि इन नोड्स के ऊपर अगर ये सारी सर्विसेज रन करते हो, तो ये नोड एक हार्डवेयर है, ठीक है, और आपको पता है हर हार्डवेयर की अपनी एक फिजिकल लिमिट होती है, ठीक है, हर हार्डवेयर की अपनी एक फिजिकल लिमिट होती है। ऑब्वियसली सबकी लिमिट होती है, आपको पता ही है, देर इज नथिंग कॉल्ड लिमिटलेस, हर चीज की लिमिट होती है। तो इस फिजिकल हार्डवेयर की जो लिमिट है, इसमें मान लो आप अपने ओपन स्टैक की सर्विसेज भी चला रहे हो, ठीक है, ओपन स्टैक सर्विसेज, और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, इसके साथ आप चला रहे हो VM। तो अब ये VMs जो यहाँ पे जो टेनेंट्स आएंगे, इनको बेसिकली हम कहते हैं टेनेंट्स, किराएदार। तो ये जो किराएदार आएंगे, इनकी जो VMs चलेंगी, ये भी सेम होस्ट पे चल रहे हैं, आपकी अपनी सर्विसेज भी सेम होस्ट पे चल रही हैं। तो ऐसा तो नहीं आएगा, एक ऐसा पॉइंट ऑपरेशनली आएगा कि आपकी अपनी सर्विसेज इतना ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करने लगे, हाई मेमोरी, कि आप अपने टेनेंट्स को सर्विस ही ना दे पाओ। तो इस प्रॉब्लम को आप फेस ना करो, इसलिए ये डिवीजन किया गया है। तो इसीलिए मैंने बोला आप चाहे तो इसके अगेंस्ट जा सकते हो। छोटा एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, शायद हंसी भी आएगी। कि एक कैब है, ठीक है, उस कैब का मान लो ड्राइवर है। अब लेट्स से ये ड्राइवर खुद ही अपनी गाड़ी को यूज करता रहे अपने काम के लिए, तो फिर ये लोगों को कब बिठाएगा, आप समझ रहे हो। तो अगर ये ओपन स्टैक की सर्विसेज खुद ही हार्डवेयर को यूज करने लगेंगे, तो फिर आप जो मेन VM का लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है वो तो आप
कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपका सिस्टम बोल देगा कि वी डू नॉट हैव रिसोर्सेज। तो इसीलिए इसको बिल्कुल लाइट रखा जाता है, अल्ट्रा लाइट, कि यहाँ पे सिर्फ उसी सर्विस को जगह मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्रिटिकल होगा, जिसके बिना कि आपकी वीएम ना चल सके। हाँ, इसके अलावा एक सीलोमीटर करके एक सर्विस होती है ओपन स्टैक में, सीलोमीटर, उसके यहाँ पे कंपोनेंट चलते हैं। ये बहुत लाइट होता है, इसका काम होता है बेसिकली मैट्रिक्स कलेक्ट करना, मैट्रिक कलेक्शन। जो मैंने बताया था ना कल भी शायद, कि जब आप बिलिंग करना चाहते हो या परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, ये कि रिपोर्ट निकालना चाहते हो कि आपके किस हार्डवेयर पे कितने वीएम चल रहे हैं, कितनी देर के लिए चले हैं, तो वो सारा डेटा जो है वो ये सर्विस निकालता है। लेकिन जितनी भी मेजर सर्विसेज होती हैं जो एडमिन के लिए इंटरेस्टिंग होता है, अगर आप ओपन स्टैक एडमिन बनोगे तो आपको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, होराइजन चल रहा है नहीं चल रहा है, कीस्टोन चल रहा है नहीं चल रहा है, हीट में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये क्लस्टर सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्यू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रैबिट एमक्यू डाउन तो नहीं है, डेटाबेस जो है वो प्रॉपर अप है या नहीं है, ग्लैंस वगैरह सब कनेक्ट कर रहे नहीं कर रहे। तो आपका इंटरेस्ट यहाँ रहेगा, तो इसके लिए आपको ये प्लेन दिया गया है। इस प्लेन में आपकी वीएम्स आपके हार्डवेयर होंगे, उन हार्डवेयर पे आपकी सर्विसेज चलेंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वीएम नहीं चल रहा है। तो समझ गए, ये डिवीजन होता है। तो इस तरीके से आप अपना डिसाइड करते हो। अब देखो यहाँ जो तीन वाला जो है ना, ये 1 2 3, ये तीन का जो प्रोडक्शन का जो ग्रेड होता है वो जनरली तीन कंट्रोलर के साथ चलता है। ये मतलब ये ओपन स्टैक का रूल नहीं है, ये बेसिकली क्लस्टरिंग का प्रिंसिपल होता है, कि जब भी आप क्लस्टरिंग करते हो हार्डवेयर की, तो आपको मिनिमम 3 हार्डवेयर के साथ शुरू करना पड़ता है, मिनिमम 3 हार्डवेयर। अब आप बोलोगे मैं 1 या 2 के साथ क्यों नहीं कर सकता? देखो, 1 में कर सकते हो नो रिडंडेंसी, अगर आपका कंट्रोलर गया तो आपका कंट्रोल खत्म है। अगर कंट्रोलर डाउन हो गया, तो एक सवाल मैं पूछता हूँ, अगर लेट्स से कि मेरा कंट्रोलर डाउन हो गया, तो क्या मेरी वीएम्स डाउन हो जाएंगी? आप मुझे बताओ, क्या कंट्रोलर के डाउन होने से वीएम डाउन होगी? जो वीएम ऑलरेडी चल रही है, क्या इम्पैक्ट आएगा आपके वीएम्स को, एग्जिस्टिंग वीएम्स को? आप में से कोई आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का, कि अगर मेरा कंट्रोलर डाउन हो गया तो इससे मेरे एग्जिस्टिंग क्लस्टर को क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? नहीं? चलो मैं बताता हूँ। अगर आपका कंट्रोलर डाउन होता है, कंट्रोलर का काम होता है सिर्फ मैनेज करना, मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये क्लस्टर को मैनेज कर रहा है। तो अगर ये डाउन हो गया, तो ये मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब ये कि ये मैनेज नहीं कर सकता वीएम्स को। पर जो वीएम ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, उस वीएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वीएम अपना ऑपरेशंस कर रही है, वो वीएम ऑन है, उसमें नेटवर्क है, उसमें स्टोरेज है, यूजर्स अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस वीएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो वीएम डाउन हो गई, तो उस वीएम को आप अप नहीं कर पाओगे, या आप उस वीएम को मॉनिटर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोलर डाउन है। अब कॉलेज में लेट्स से कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन मिसिंग है, एडमिन के लोग गायब हैं, तो क्या होगा? एडमिन के लोग गायब होंगे कि तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? मतलब यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनको कोई मैनेज नहीं कर पाएगा, वो अपनी मर्जी के मालिक होंगे। अगर उनका मन करेगा तो क्लास से भाग जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उनको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो जो वीएम्स चल रही हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई नई वीएम लॉन्च नहीं कर सकते हो, आप क्लस्टर से बात नहीं कर सकते हो, आपको ये नहीं पता है कि वीएम्स का स्टेटस क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आपको वीएम का स्टेटस ही पता नहीं चलेगा कि कौन सी वीएम अप है या डाउन है। हाँ, यूजर को पता है, आप वीएम के अंदर लॉगिन कर सकते हो, आप यूजर को बोलोगे आप वीएम चेक करो, हो सकता है उसकी वीएम अप हो, लेकिन आप एज एन एडमिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोलर के डाउन होने से आप मैनेजमेंट लूज कर देते हो, कंट्रोल खो देते हो। तो यहाँ पे जो होता है ये तीन वाला कॉन्सेप्ट, वन में क्या होता है कि अगर गया तो आपके पास नो फिजिकल रिडंडेंसी, ठीक है? तो यहाँ नो फिजिकल रिडंडेंसी, डाउन तो डाउन। दो में क्या होता है, रिडंडेंसी तो मिल जाता है, ठीक है, रिडंडेंसी तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, जेप्रोडाइज। जेप्रोडाइज का मतलब क्या होता है कि जब आप दो हार्डवेयर का क्लस्टर बनाते हो, कंट्रोल करते हो, ठीक है, तो अगर मान लो दोनों में से कोई एक डाउन हो गया, क्लस्टर हमेशा वोटिंग पे काम करता है, वोटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब ये कि जो तीन नोड्स होती हैं, इन तीन में वोटिंग होती है, और जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो मास्टर होता है इन तीनों में, ठीक है? तीनों में एक एक एक्टिव होगा, बाकी दो जो है वो उसके
ऑर्डर को मानते हैं। और ये तब तक चलता है जब तक कि जिस नोड के पास हाईएस्ट वोट है वो पावर में रहता है। और अगर किसी रीजन से कोई नोड डाउन हो जाती है तो दोबारा से वोटिंग होती है, और जिसके पास उसमें ज्यादा निकलते हैं उसको फिर वो मास्टर माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर दो नोड का करोगे, और अगर मान लो कि किसी रीजन से आपका कनेक्शन टूट गया दोनों कंट्रोलर के बीच में, ये इससे आपस में बात नहीं कर पा रहे, तो इसको लगेगा कि मैं एक्टिव हूँ और इसको लगेगा कि मैं एक्टिव हूँ, और दोनों एक्टिव होकर अपना ऑर्डर देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं जेप्रोडाइज, किसी को पता ही नहीं करना क्या है, फंस गए बीच में। तो ऐसे सिचुएशन ना आए इसलिए हम 3 से शुरू करते हैं। यही रीजन है क्लस्टरिंग में कि आप तीन, मिनिमम 3 नोड के साथ क्लस्टरिंग शुरू करते हो, ठीक है। तो ये बियॉन्ड ओपन स्टैक था, बट आपको समझना जरूरी है। तो इस तरीके से अगर मुझे ओपन स्टैक डिप्लॉय करना है, अब बात करते हैं ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट की, क्योंकि इस डायग्राम से आपको ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट की नॉलेज मिलेगी। देखो, अब आपको अगर ओपन स्टैक अपना बनाना है तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम चाहिए, ठीक है, डिजाइन इस तरीके से बनाना होगा। तो लेट्स से कि अब मुझे ओपन स्टैक डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट। तो देखो भाई, डिप्लॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दो तरीके हैं, ठीक है, लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट। अब लॉन्ग रूट क्या कहता है? लॉन्ग रूट कहता है इंस्टॉल ईच कंपोनेंट इंडिविजुअली, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, स्क्रैच से सब कुछ, फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ करो जैसे आप हमेशा से करते आ रहे हो। आपको कोई सर्वर इंस्टॉल करना था, आप क्या करते हो, सारे काम करते हो, वही करो। शॉर्ट रूट में क्या होता है, एक हेल्पर बना लो, एक हेल्पर ले लो, या जिसे हम बोलते हैं जंप, जंप नोड। और इस जंप नोड की हेल्प से आप पूरा का पूरा ओवरऑल डिप्लॉयमेंट कर लो। अब इसका नुकसान और फायदा क्या होता है, देखो उसका नुकसान ये है कि, नुकसान की बात करूंगा क्योंकि टेक्निकल लोगों को अपना काम पहले बचाना होता है, ठीक है। ये जो पुराना मेथड है ना, ये वो है जो हर कोई पसंद करता है टेक्निकली, बट प्रैक्टिकली कोई नहीं करना चाहता है। आप अगर ओपन स्टैक पढ़ रहे हो ना, तो आपके माइंड में एक बात जरूर आई होगी, मैं पूरा का पूरा ओपन स्टैक ना खुद से इंस्टॉल करूंगा, एक एक चीज, एक एक सर्विस को इंस्टॉल करके देखूंगा, मुझे पूरा अंदर कोर तक जाना है ओपन स्टैक में क्या क्या होता है। तो अगर आपका वो एम्बिशन है तो आपको ये लॉन्ग रूट लेना होता है। लेकिन जब कंपनी डिप्लॉयमेंट करती है ना कमर्शियली, तो कंपनी ये कहती है कि मुझे 100 कस्टमर्स के लिए डिप्लॉयमेंट करनी है, और अगर मेरा इंजीनियर बैठ के R&D करेगा और वो एक एक कस्टमर के हर एक प्रोजेक्ट में बैठ के सीखेगा कि कैसे कैसे डिप्लॉय करना है, तो उसको डिप्लॉयमेंट करने में 6 महीने लग जाएंगे। तो वो रूट लेते हैं ऑटोमेशन का। तो ये जो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होता है वो क्या करता है कि आप एक नोड बनाते हो रेफरेंस, उस रेफरेंस नोड को आप कुछ भी नाम दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। जंप सर्वर बोलो, जंप नोड बोलो, कोई भी नाम दे दो, किक सर्वर बोलो, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, आप कुछ भी नाम दो। ये पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट, अब ये क्या है ना, पहली नोड बन गई, ये फर्स्ट नोड आपकी क्रिएट हो गई, ये आपने क्रिएट किया यूजिंग द मैन, जो भी प्रोसेस होता है मैनुअल प्रोसेस, क्योंकि पहली नोड है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नोड इन द क्लस्टर, फर्स्ट नोड, जिसको कि आप खुद इंस्टॉल करते हो। इसके बाद आप सीधा यहाँ से ट्रिगर करते हो, और इसके बाद ये जितने भी नोड्स हैं, ठीक है। अब नोड्स का देखो यहाँ पे रोल डिफाइन होता है, कंट्रोल और कंप्यूट। तो जब आप कोई नोड डिप्लॉय करोगे तो उसको या तो कंट्रोलर बनाओगे या तो कंप्यूट बनाओगे। तो ये इस तरीके का मेथड होता है। तो कंपनीज ने ये वाला रूट प्रेफर करती है, क्योंकि इसमें डिप्लॉयमेंट ना ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो जाती है, सिंगल क्लिक, वन व्यू, जीरो टच, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं इन सब चीजों को। तो ये क्या करता है कि ये जो काम आप मैनुअली कर रहे थे ना, R&D करके एक एक सर्विस को सर्च करके पढ़ पढ़ के, वो आपका काम खत्म हो गया। अब ये सारा काम ये जो रेफरेंस नोड है ये खुद कर लेगा। तो इस तरीके की रेफरेंस नोड को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल मैनेजर, लाइफ साइकिल मैनेजर। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो पूरा का ये पहला मेंबर होता है, फर्स्ट नोड और मेंबर इन ओपन स्टैक। तो आपके ओपन स्टैक क्लस्टर का ये सबसे पहला मेंबर होता है, ठीक है।
ये कोई रोल प्ले नहीं करता है, इसका कोई काम नहीं है, कोई सर्विस नहीं दे रहा है, ना तो ये कंट्रोलर है ना तो ये कंप्यूट है। ये जस्ट एक रेफरेंस नोड है। आप लोगों ने बहुत सी जगह ये सुना होगा, ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल है, ठीक है, हर जगह यूज होता है। अगर आपको ऑटोमेशन करनी है तो आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। तो अब ये क्या कहता है, लाइफ साइकिल मैनेजर पहले इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद ये खुद ही टेक केयर कर लेगा। आप इसको बता दो, आईपी वाईपी दे दो, ये खुद अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें कर लेता है। अब ये जो करता है हम उसकी भी बात करेंगे, वो कैसे करता है। तो देखो ये जो डायग्राम आपने जो प्रिंसिपल पढ़ा, तो हम बात करते हैं पहले मैन लॉन्ग वाले की, ठीक है, जिसमें हम सबको इंटरेस्ट आता है। ये लॉन्ग रूट क्या कहता है। तो देखो लॉन्ग रूट क्या कहता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 नोड है, ठीक है, मैं लॉन्ग रूट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लॉन्ग रूट जो आप सबको पसंद है, ठीक है, लॉन्ग रूट। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 नोड है, अब मुझे इंस्टॉल करना है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पहले नोड को इंस्टॉल करूँगा, इसको मैं नाम दूंगा कंट्रोलर 1, ठीक है। इस पे मैं अपनी सारी कंट्रोल की सर्विसेज इंस्टॉल करूंगा। आपको पता ही कैसे इंस्टॉल करते हैं, आरपीएम्स लोगे, बाइनरी लोगे, उनके आरपीएम्स को लेके आप इंस्टॉल करोगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वैल्यूज एडिट करोगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद फिर आप सेकंड नोड बनाओगे, फिर आप थर्ड नोड बनाओगे, ठीक है। इनमें भी फिर आप सेम वही काम करोगे जो यहाँ करते हो, सेकंड में या थर्ड में। फिर आप इसके बाद पीसीएस क्लस्टर इंस्टॉल करोगे। पीसीएस क्लस्टर जो है वो इन तीनों को क्लस्टर में लेकर आएगा, ठीक है, ये इनको क्लस्टर लेवल पे आएगा। क्लस्टर में मतलब ये कि अब बाहर दुनिया के लिए ये एक यूनिट है। फिर इसके बाद आप बाकी की जो नोड्स होंगी उनको फिर आप अकॉर्डिंग टू रोल फिर आप उनकी बाइनरीज इंस्टॉल करोगे सबकी, ठीक है। तो ये हो गया 4 5 6, ऐसे करते करते ये हो गया 10, ये हो गया 10। तो इनको आप करोगे, ये तो देखो ये जो बॉक्स में बना रहा हूँ ये लॉजिकल सेपरेशन है आपको समझाने के लिए कि ये कंप्यूट है। तो ये आप मैन्युअली करोगे, फिर इसको कनेक्ट करोगे इन सबको आपस में, ठीक है, कनेक्शन दोगे। तो ये जो मेथड है ये लॉन्ग रूट है, ठीक है। इसको अचीव करने के तरीके होते हैं, अचीव करने के तरीके क्या है। देखो जो ओपन स्टैक के जो है उसमें क्या है कि पहले एक मेथड होता था जब ओपन स्टैक शुरू शुरू में आया था, तो एक मेथड होता था जिसे हम बोलते थे पैक स्टैक। पैक स्टैक ये बेसिकली एनसिबल के फॉर्मूले पे काम करता है। अगर आप लोग को एनसिबल के बारे में पता है तो एनसिबल ऑटोमेशन का एक टूल होता है। तो एनसिबल के उस पे फॉर्मूले पे क्या करता है कि आप एक नोड लोगे, ठीक है, ये बेसिकली पपेट वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता था, टैक स्टैक। तो ये क्या करता था कि यहाँ पे आप लोगे, ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोगे, एक फाइल होगी बेसिकली एक कॉन्फ़िग फाइल। तो आपके पास है कॉन्फ़िग फाइल, आपके पास है आरपीएम, आप इन दोनों को लेके आप यहाँ पे ट्रिगर करोगे इस नोड पे, तो ये इस नोड पे जितनी भी सर्विसेज आपको चाहिए इंस्टॉल कर देगा। तो ये होता था ऑल इन वन, ऑल इन वन। यहाँ पे कंट्रोल जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, इसी में सब इंस्टॉल हो जाता था। कल को मुझे अगर एक और नोड ऐड करना है तो सेम इसी कॉन्फ़िग फाइल में मैं ट्रिगर कर दूंगा, और ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली मुझे आरपीएम भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेकंड नोड के ऊपर सर्विसेज को इंस्टॉल करेगा जैसे रेस्पेक्टिव, और एक क्लस्टर बना देगा। तो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपका होता था पैक्सटेक मॉडल, बट ये कॉमर्शियली इतना चलता नहीं था। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में एक चीज़ और आई, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो जो सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा, जो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल ओ, ठीक है। ट्रिपल ओ का क्या मतलब था, ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक। इसको जिन हम बोलते थे अंडर क्लाउड, इसको हम बोलते हैं ओवर क्लाउड। तो ये थोड़ी सी अलग चीज है कि ओपन स्टैक के ऊपर ओपन स्टैक का क्या मतलब है। तो ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक का मतलब है कि इसको रिवर्स कर दो, सॉरी, क्योंकि ओवर है ना, तो ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक, वो इंग्लिश का थोड़ा सा है ना कि मतलब उसके ऊपर कौन सा है। तो जो नीचे होता है वो अंडर होता है और ऊपर वाला ओवर होता है, तो वो थोड़ा सा देख लेना लिटरेचर में कि ऊपर नीचे ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक। तो इसको आप यहाँ से ऐसे कर दो, ये वाला हो गया, और इसको यहाँ से कट करके इधर कर दो, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं ये, कि इनका ये कहना है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपन स्टैक की जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस क्या होता है।
ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या कहते हैं कि इंस्टॉल करना होता है एक जंप सर्वर, ठीक है, जिसको आप बोलते हो अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड आप इसको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल अंडर क्लाउड। अब ये जो इंस्टॉल करते हो, ये आप एक फिजिकल हार्डवेयर पे चलते हो, मतलब कि फर्स्ट फिजिकल सर्वर, आपके डेटा सेंटर का पहला फिजिकल सर्वर, उसको आप अंडर क्लाउड बोलोगे। अब इसमें इंस्टॉल के तरीके क्या होते हैं कि अंडर क्लाउड को इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप पूरा का पूरा डीवीडी लेके इंस्टॉल करो, ठीक है, डीवीडी आईएसओ से। और एक होता है कि आप इसमें वीएम बना दो यूजिंग हाइपरवाइजर। अब ये मेथड क्यों फॉलो किया जाता है, ये क्यों नहीं, ये देखो दोनों सही है। इस वाले मेथड में टाइम लगता है, ठीक है, डीवीडी लोगे, ओएस इंस्टॉल करोगे, ओएस को इंस्टॉल करके फिर उसमें पैकेज डालोगे अंडर क्लाउड के। इसमें क्या होता है कि वीएम की इमेज पहले से तैयार होती है, तो इसमें जो वीएम की इमेज होती है, लेट्स से क्यू काउ टू, ये फॉर्मेट है इमेज का, ठीक है। क्यू काउ टू होता है, वीएमडीके होता है, ठीक है, आईएसओ भी एक टाइप होता है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। क्या कहते हैं, वीएमडीके, और याद नहीं आ रहा, वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये जो इमेजेस के टाइप होते हैं, इसमें से वन ऑफ द टाइप इज क्यू काउ टू। तो ये जो क्यू काउ टू होता है, ये बेसिकली एक बनी बनाई वीएम की इमेज है। इसके अंदर ऑलरेडी आरपीएम इंस्टॉल्ड है, आरपीएम इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा बस। इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड रन। तो एक चीज याद रखना, इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, रन, तीन मेजर एक्टिविटीज होती हैं किसी भी इंस्टॉलेशन में। आप पहले इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल में क्या करोगे, आरपीएम इंस्टॉल करोगे, बाइनरीज उसकी इंस्टॉल करोगे, फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे फाइल्स में जैसे भी, फिर उसके बाद आप उसको स्टार्ट करोगे, रन करोगे। तो जब आप वीएम मोड में जाते हो, तो ये वाले जो चीज़ है ना, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इस चीज़ को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। आप, एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ यहाँ से। तो देखो, ये इंस्टॉल वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, इसको आप इमेज में बना के डाल सकते हो, इमेज में, तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सीधा कॉन्फ़िगर करना है और रन करना है, तो आपका स्टेप थोड़ा सा आसान हो गया। तो जब आप ये वीएम मोड में जाते हो, हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो उस हार्डवेयर के ऊपर, इसके बाद आप इसमें क्यूकाउ2 इमेज को लोड करते हो इस हाइपरवाइजर के ऊपर, तो यहाँ पे आपका एक वीएम बन जाता है, इसको हम बोलते हैं अंडर क्लाउड वीएम। अब अंडर क्लाउड वीएम की जगह अंडर क्लाउड सर्वर भी बना सकते हो, आप ये वाला मेथड लेते हो तो। लेकिन ऑब्वियसली इसको करने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो कंपनीज जो है वो टाइम को सेव करती हैं, तो वो ये वाले मेथड को जगह ये वाला फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके लिए इजी पड़ता है ये। तो मैं, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको दोनों बताऊं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। कल को आप ये ना बोलो कि यार ये तो सिर्फ वीएम बेस्ड ही क्यों बनता है अंडर क्लाउड। नहीं, वीएम बेस्ड नहीं, आप डीवीडी से भी बना सकते हो, पूरा स्क्रैच इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे ओएस डालो, ओएस के ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन करो, कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप अंडर क्लाउड की सर्विसेज इंस्टॉल करो खुद से, फिर उसको कॉन्फ़िगर करो। तो वो भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है, इस वाले मॉडल में ना टाइम सेव होता है। तो इसके क्विकली बाद ये क्या करता है, जब ये अंडर क्लाउड रेडी हो जाता है, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर करते हो। कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर किसके लिए करते हो, ओवर क्लाउड के लिए, ओवर क्लाउड। अब ओवर क्लाउड का मतलब क्या है, कंट्रोलर, कंप्यूट, ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑप्शनली कहीं कहीं देखने को मिलेगा नेटवर्क, स्टोरेज। नेटवर्क और स्टोरेज भी इसी का पार्ट होता है, ओपन स्टैक के ही क्लस्टर का। पर ओपन स्टैक सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, ओपन स्टैक क्लस्टर का पार्ट है, तो आप इसको साथ में भी डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि लाइफ साइकिल मैनेजर है, तो ये नेटवर्क और स्टोरेज दोनों का, ये बेसिकली एसडीएन है, ठीक है, ये एसडीएन है, और ये आपका सेफ है। साथ में मैंने लिख दिया क्लैरिफिकेशन के लिए, नहीं तो आप बोलोगे कि नेटवर्क और स्टोरेज कैसे बीच में आ गया, तो यहाँ से ओवर क्लाउड। तो इसका काम क्या है, जो आगे की नोड्स हैं उनको रोल असाइन करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ये इंस्टॉल करते हो ना, तो इसके पास पहले से इमेज होती है,
किसकी? इमेज ऑफ कंट्रोलर एंड इमेज ऑफ स्टोरेज, सॉरी कंप्यूट। इसके पास बाकी दो की भी इमेज होती है, लिख देता हूँ मैं, नहीं तो मिस हो जाएगा। नेटवर्क एंड स्टोरेज नोड, स्टोरेज नोड बोलते हैं इसको बेसिकली, स्टोरेज नोड का इन दोनों की भी इमेज होती है। तो ये क्या करता है कि अब आपका एक रेफरेंस नोड रेडी है, अप एंड रनिंग है, हार्डवेयर कनेक्टेड है, हार्डवेयर पे इंस्टॉल है। जो बाकी का क्लस्टर है, पिक्चर कैसे है देखो, अब आपके ये हार्डवेयर हैं, ठीक है, ये दो तीन और बना देते हैं, ठीक है। ये था 1 2 3 4 5 6। आपने जब इंस्टॉलेशन शुरू किया तो आपने इसको बनाया रेफरेंस। रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि एक जेनरिक वर्ड है, आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको आप बोल सकते हो अंडर क्लाउड। इस वाले हार्डवेयर पे आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर हाइपरवाइजर डाला। हाइपरवाइजर, अब मैं हाइपरवाइजर वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। हाइपरवाइजर डाला, उसके ऊपर आपने क्या कहते हैं, यूसी की जो इमेज होती है, वीएम इमेज, उसको आपने लोड किया, ठीक है। लोड हो गया, अब ये रेडी हो गया, इसमें एक्सेस हो गया। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट प्रिपेयर करने का। टेम्पलेट प्रिपेयर में आप क्या करते हो, इन जितने भी बाकी के नोड्स हैं इनको रोल असाइन करना है। तो लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा कंट्रोलर बने, कंट्रोलर 1, कंट्रोलर 2, कंट्रोलर 3, ठीक है। ये मेरा बने कंप्यूट, कंप्यूट 1, इसको मैं बोलूंगा कंप्यूट 2, एंड सो ऑन। आप आगे भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सपेंशन भी कर सकते हो बाद में। तो देखो इस वाले हार्डवेयर पे तो आप सॉफ्टवेयर डाल चुके हो, हाइपरवाइजर डाल चुके हो, हाइपरवाइजर पे आप वीएम बना चुके हो, इस वीएम के अंदर आप लॉगिन कर रहे हो, जिसको कि आप अंडर क्लाउड बोलते हो। और ये जो टेम्पलेट होता है ये आपने प्रिपेयर किया। अब ये क्या करेगा, पहली बात तो ये कि इन सब का कनेक्शन होता है आपस में, ये तो आपको पता ही है, इन सब की कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरनल नेटवर्क, ठीक है, इंटरनल कंसोल नेटवर्क। इंटरनल कंसोल नेटवर्क क्या करता है, इंटरनल कंसोल नेटवर्क इन सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो अब आप जब ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे आपका होगा कंप्यूट, सॉरी कंट्रोलर इंस्टॉल, कंट्रोलर इंस्टॉल। अब ये जो कंट्रोलर इंस्टॉल होगा, ये तो एक सॉफ्टवेयर है और आपको हार्डवेयर के ऊपर करना है, और हार्डवेयर तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो बेयर मेटल है, सिंपल सिंपल एक हार्डवेयर जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई ओएस नहीं, नथिंग। ये क्या करता है, ओपन स्टैक एक में सर्विस होती है ओपन स्टैक के अंदर, जिसका नाम होता है आयरोनिक, आयरोनिक प्रोविजनिंग सर्विस। ये सर्विस क्या करता है, ये सर्विस हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंसोल, तो मुझे लिखना चाहिए था हार्डवेयर कंसोल मैनेज। मतलब ये कि आपके हार्डवेयर के जितने भी हार्डवेयर हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर, जिसको कि आप ओपन स्टैक क्लस्टर बोलोगे, उन सब के हार्डवेयर को ये कनेक्टेड होता है। और ये इसको पावर ऑफ कर सकता है, पावर ऑन कर सकता है, इसमें नेटवर्क के थ्रू बूटिंग कर सकता है। आपने नेटवर्क बूटिंग सुनी है, नेटवर्क के थ्रू बूट करते हैं जो पीएक्सी बूट। पीएक्सी बूट क्या करता है, आप अपना लैपटॉप लेके जाते हो फर्स्ट टाइम हार्डवेयर, ऑफिस के किसी भी पोर्ट पे लगाते हो, लैन पोर्ट पे, और ऑटोमेटिकली एक इमेज डाउनलोड होती है, और डाउनलोड होकर आपका विंडो इंस्टॉल हो जाता है, विंडो इंस्टॉल हो जाता है। आपके पास डीवीडी नहीं थी ना, तो आपके पास सॉफ्टवेयर था। वो एक रेफरेंस सर्वर है जो ऑलरेडी कंपनी ने बना के रखा हुआ है, उसको पीएक्सी बूट सर्वर बोलते हैं। और वो क्या करता है, वहां से आप बूट करते हो फर्स्ट टाइम। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये आपका रेफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट समझो इस नोड की, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, जो आपके ओपन स्टैक के प्रोडक्शन आर्किटेक्चर को बहुत इजीली एक्सप्लेन करेगा। तो ध्यान से समझना, ये रेफरेंस नोड सब कुछ देगा आगे के हार्डवेयर को जो भी चाहिए। ये पीएक्सी बूट कर सकता है, ये सारे नोड्स को बूट करेगा। तो ये प्रोविजनिंग, आयरोनिक प्रोविजनिंग क्या करता है, ये इंट्रोस्पेक्शन करता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, ये वेरीफाई करता है कि जितने भी हार्डवेयर आपने कनेक्ट किए हुए हैं वो हेल्दी है या नहीं है। उनको पावर ऑन पावर ऑफ करके देखेगा, क्या वो पावर ऑन हो रहे हैं, पावर ऑफ हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है जैसा आपने टेम्पलेट में लिखा हुआ है, उतने रिसोर्सेज हैं उनके पास, सीपीयू रैम सब कुछ। जब सब कुछ वैलिडेट हो जाता है उसके बाद ही क्या करता है, ये इसके ऊर जाइए बूट करके यहाँ पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करता है, इन सब पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करता है। और वो कैसे होता है, ये देखो नेटवर्किंग बूट के थ्रू करता है।
तो ये इसके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करता है। हाइपरवाइजर जब इंस्टॉल करता है तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि ओपन स्टैक, चलो मैं ट्रिपल ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता, जनरिक बात करते हैं। तो ये जब इंस्टॉल करता है ना, ये हाइपरवाइजर ये जो बनाता है, तो ये क्या करता है कि इसके पास जो है रोल डिफाइन होते हैं। मैंने आपको बताया था ना इससे पहले कि इसके पास इमेज होती है, कंट्रोलर, कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज सबकी। तो आपने जिस हार्डवेयर को जो भी टाइटल दिया हुआ है कि इसको मैं कंट्रोलर बोलूंगा, इसको मैं कंप्यूट बोलूंगा, उसके अकॉर्डिंग वो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे वो इमेज को यूज करेगा, और उसके अकॉर्डिंग उस नोड पे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो अगर ये कंट्रोलर है तो यहाँ पे आपको ओपन स्टैक की सारी सर्विसेज मिलेंगी। अगर ये कंप्यूट है तो आपको सिर्फ यहाँ पे आपको नोवा कंप्यूट दिखेगा। ये आप इंस्टॉल नहीं करते हो, अगेन मेरे इस पॉइंट को भूलना मत जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, रन। इमेज मेथड में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, प्री इंस्टॉल होता है वो। अगर आप इमेज मेथड पे जाते हो तो इट इज प्री इंस्टॉल्ड। आप सिर्फ कॉन्फ़िगर करोगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और उसको स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये अकॉर्डिंगली जो भी नोड आपने रूल्स असाइन किया है वो उस पर्टिकुलर इमेज को एक्टिवेट करेगा, और इमेज को एक्टिवेट करके उस पर्टिकुलर सर्विस को कॉन्फ़िगर भी करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक्टिवेट किया है उसने। एक्टिवेट के बाद आपको ये कॉन्फ़िगर एंड रन। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेगा, कॉन्फ़िगर करने के लिए वो यूज करेगा ये टेम्पलेट, जो ये टेम्पलेट यहाँ पे हमने फिल किया था। तो जब आपने शुरू में फिल किया था तो यहाँ पे आपने सारी चीजें इंफॉर्मेशन डाली थी कि आपको कैसा क्लस्टर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये इसको फिल करेगा, एंड देन आपका एक क्लस्टर जो है वो अप हो जाएगा। तो इस मेथड में अगर आप देख रहे हो तो हार्डली कितने स्टेप्स हैं, अगर मैं ओवरऑल समराइज करता हूँ। सबसे पहले रेफरेंस नोड सेटअप, रेफरेंस नोड सेटअप, ठीक है। सेकंड, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप करते हो, क्या कहते हैं कि रेफरेंस नोड हो गया, आप आयरोनिक सर्विस को यूज करोगे। इसमें चलो ये बात करते हैं, हाइपरवाइजर इंस्टॉल करोगे, हाइपर, ये इसी में डाल देता हूँ इसमें, हाइपरवाइजर। फिर उसके बाद आपका वीएम, और फिर आपका ये हो गया, वीएम स्टार्ट हो गई, ठीक है, वीएम स्टार्ट हो गई, आपकी सर्विसेज स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे आप करोगे टेम्पलेट प्रिपरेशन, टेम्पलेट प्रिपेयर। तो टेम्पलेट में आप सारी चीजें भरोगे, इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद ये करता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन कैसे करता है, आयरनिक सर्विस के थ्रू। याद रखना ओपन स्टैक की जो आयरनिक सर्विस होती है वो बेयर मेटल प्रोविजनिंग में काम आती है। तो ये इसके थ्रू इंट्रोस्पेक्शन करता है, फिर उसके बाद ये इंस्टॉल करता है एज पर रोल, इंस्टॉल नोड एज पर रोल, जो भी रोल आपने डिफाइन किया है, ठीक है, अपने कॉन्फ़िगरेशन में। तो इस तरीके से उसके बाद फिर सीधा आपका क्या कहते हैं, ये हो जाता है स्टार्ट, आपका ओपन स्टैक स्टार्ट हो जाता है। तो हाई लेवल पे ये बड़े स्टेप्स होते हैं ओपन स्टैक इंस्टॉलेशन के। ये वाली बात आपको समझ में आई, ये होता है, इट्स नॉट ट्रिपल ओ, ये सिर्फ ट्रिपल ओ नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जेनरिक बता रहा हूँ, ये है लाइफ साइकिल मैनेजर, लाइफ साइकिल मैनेजर, ये जो मैंने आपको बताया है, दिस इज एलसीएम, लाइफ साइकिल मैनेजर। इस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे ओपन स्टैक कम्युनिटी की साइट पे, ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने के लिए, जिसमें से बहुत ही फेमस मेथड था ट्रिपल ओ। ट्रिपल ओ फेमस मेथड, ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक। वो क्या कहता था कि ये जो रेफरेंस नोड है ये भी ओपन स्टैक बना देते हैं, और जो ये वाली नोड्स हैं ये तो ऑब्वियसली ओपन स्टैक है ही, जो ये बाकी की नोड्स बन रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो पहली नोड थी ये भी एक ओपन स्टैक होता था, बट ये वेरी लाइट ओपन स्टैक, बहुत छोटा सा ओपन स्टैक, जो आगे के नोड्स को प्रोविजन करने में हेल्प करता था। अब ये चीज मैं आपको अभी फाउंडेशन में समझा नहीं पाऊंगा कि एक ओपन स्टैक ऊपर ओपन स्टैक को कैसे डिप्लॉय कर सकता है। इसके लिए आपको पहले ओपन स्टैक की सर्विसेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। जब आप समझ जाओगे कि ओपन स्टैक में हीट होता है जो कि पूरे के पूरे ओपन स्टैक को में वीएम्स डिप्लॉय कर सकता है ऑटोमेटिकली, तो हम सेम हीट सर्विस को यहाँ के ओपन स्टैक की हीट्स की सर्विस को यूज करके इन सब नोड को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। बट ये सब इंटरनल डिप्लॉयमेंट का पार्ट है, आप उसको कंफ्यूज हो जाओगे वीएम लॉन्चिंग से, इसलिए मैं उस टॉपिक को अभी नहीं छेड़ रहा।
फिर आप कहोगे वीएम लॉन्चिंग से कैसे अलग है। तो इसलिए अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो नोड है, अगर आप ट्रिपल ओ की बात कर रहे हो, तो जो मैंने आपको ये जो रेफरेंस प्रिंसिपल समझाया है, जनरल लाइफ साइकिल मैनेजर, इसमें इस पहली नोड को आप ओपन स्टैक बोलोगे, और बाकी के नोड्स को भी आप ओपन स्टैक बोलते हो, ओवर क्लाउड, अंडर क्लाउड। तो ये ट्रिपल ओ का मेथड है, जो कि ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने के लिए बहुत वाइडली यूज होता है। आपको आज भी कंपनीज के जो ओपन स्टैक के जो एनवायरनमेंट्स हैं, वो जनरली इसी प्रिंसिपल पे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक रीसेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2024 में अगर आप बात करोगे तो ओपन स्टैक कम्युनिटी ने ट्रिपल ओ को अपने उससे हटा दिया है, डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से। तो अगर आप पोर्टल पे चेक करोगे तो वहां पे आपको एनसिबल बेस्ड मिलेगा, एनसिबल मिलेगा, शेफ मिलेगा, ठीक है। और अब तो हेल्म हेल्म बेस्ड इंस्टॉलेशन भी चल रही है, हेल्म बेस्ड इंस्टॉलेशन। अब हेल्म बेस्ड इंस्टॉलेशन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो क्यूबरनेटिस जैसी बात है, ये आप ओपन स्टैक में कहाँ से लेकर आ गए। तो ये देखो, ये ऑब्वियसली ये टॉपिक्स डीप टॉपिक्स है जो आप फाउंडेशन में कवर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी हाई लेवल पे कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। कवर मैं आपको सारी चीजें लेके चल रहा हूँ, आपको ये ना लगे कि मैंने सिर्फ एक ट्रिपल ओ बता के आपको छोड़ दिया। मेथड बहुत सारे हैं, ओपन स्टैक की साइड में आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये होता है वाया मैनेजर, मैनेजर मतलब एक रेफरेंस नोड। एक और मेथड होता है वाया टूल, मतलब कि आप ओपन स्टैक को डिप्लॉय करना चाहते हो टूल की हेल्प से, जिसमें से आपका आता है डेव स्टैक, ठीक है। पहले पैक स्टैक भी आता था, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ये वाला जो मेथड है ये वाइडली यूज होता है ओपन स्टैक की लर्निंग पर्पस के लिए। तो अगर मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है, लर्निंग करनी है, तो मैं ये वाला मेथड यूज कर सकता हूँ। इसका फायदा क्या होता है कि ये ऑल इन वन होता है, ऑल इन वन। अब मैं जब ऑल इन वन बोलता हूँ ना, तो प्लीज नोट, मैं कंट्रोलर या कंप्यूट नहीं बोल रहा। कंट्रोलर और कंप्यूट शब्द तभी आता है जब आपके मल्टीपल हार्डवेयर होते हैं। मल्टीपल हार्डवेयर मतलब आपके पास जगह है, हार्डवेयर हैं, और आप किसी को कंट्रोलर बना रहे हो, किसी को कंप्यूटर बना रहे हो। लेकिन जब आप ऑल इन वन कहते हो तो ऑल सर्विसेज ऑफ ओपन स्टैक, ठीक है, चाहे वो नोवा स्केड्यूलर हो, ठीक है, चाहे वो नोवा कंप्यूट हो। एग्जाम्पल के लिए बताया, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लासिफिकेशन बताया था कि स्केड्यूलर है, चाहे नोवा एपीआई है, ये सब कंट्रोलर पे होते थे। लेकिन ये ऑल इन वन है एक ही नोड पे, तो ये आप एक सिंगल उसमें कर सकते हो, ठीक है। ये लर्निंग पर्पस के लिए होता है, प्रोडक्शन ग्रेड के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। तो आप जब खुद से ओपन स्टैक डिप्लॉय करोगे ना, तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है ओपन स्टैक डिप्लॉय करने की। क्योंकि देखो, ये ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आपका सवाल आएगा कि मुझे ओपन स्टैक डिप्लॉय करना है, ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट, ठीक है, वो टॉपिक उठा लेता हूँ। अब आपको अगर ओपन स्टैक डिप्लॉय करना है, तो आप मुझे बताओ आपके पास कितने रिसोर्सेज है, क्या आप कैसे डिप्लॉय करोगे। एक वीएम के ऊपर आप ओपन स्टैक बनाना चाहोगे, या आप फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर बनाना चाहोगे। फिजिकल हार्डवेयर, अगर आप वीएम के ऊपर जाओगे तो मैं आपको बोलूंगा डेव स्टैक। अगर आप बोलोगे मेरे पास फिजिकल सर्वर्स हैं, अगर आपके पास एक सर्वर है, अगर वन है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा डेव स्टैक। आप बोलोगे मेरे पास एक से ज्यादा है, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो फिर गो विद कंट्रोलर कंप्यूट रोल, जिसमें आप ट्रिपल ओ यूज कर सकते हो, ट्रिपल ओ, या फिर आप यूज कर सकते हो हेल्म, या आप एनसिबल यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अब आप मुझे बताओ आपके पास क्या हार्डवेयर है जिसके ऊपर आप ओपन स्टैक डिप्लॉय करना चाहते हो। संतोष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि पढ़ तो लिया, अब टेस्टिंग कैसे करोगे, ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली कैसे देखोगे। तो अगर आपके पास कोई हार्डवेयर नहीं है और आप वीएम बेस्ड डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आपको डेव स्टैक करना पड़ेगा। डेव स्टैक बेसिकली एक ऑल इन वन इंस्टॉलेशन होता है। आपको क्या करना होता है, आपको एक वीएम बनानी होती है, ठीक है। ये वीएम आप रॉकी लिनक्स की बना सकते हो, ठीक है, आर एच ई एल की बना सकते हो, या आप इसके लिए उबंटू बना सकते हो। जो कम्युनिटी है वो उबंटू पे टेस्टिंग करते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि उबंटू पे बड़ा स्मूथली चल जाएगा बिना किसी इशू के। रॉकी भी ओपन सोर्स है, तो ये लोग इस पे भी टेस्टिंग करते रहते हैं। तो आपको एक वीएम बनानी है,
उस वीएम के अंदर आपको क्या करना है, रेपो कनेक्ट करना है, रेपो कनेक्ट। अब रेपो कनेक्ट का क्या मतलब होता है कि देखो आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर है ना, पहले सॉफ्टवेयर कैसे शिप होते थे, डीवीडी के थ्रू। मतलब डीवीडी में क्या होता है, आप डीवीडी फिजिकली लेके जाओगे और इंस्टॉल करोगे। लेकिन अब क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में क्या होता है कि डीवीडी क्या है, फिजिकल। आप डीवीडी लेके गए, बना के और इंस्टॉल कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में अगर आप आते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे। मोस्टली जितने भी जो ये कंपनीज या जो कम्युनिटीज होती है ना, ये लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की परमिशन देते नहीं है। ये लोग कहते हैं कि आप क्या करो, हमने एक रेपो बना रखा है ऑलरेडी। मतलब हमारा रेपो बना हुआ है, रेपोजिटरी। रेपो मतलब रेपोजिटरी। आप एक काम करो, आप इसको लिंक के थ्रू कनेक्ट कर लो। कनेक्ट। और जितने भी डीवी आरपीएम्स या सर्विसेज, जो भी पैकेजेस आपके इंस्टॉलेशन में लगते हैं, वो रन टाइम पे ट्रांसफर हो जाएंगे आपके नोड पे। तो जब आप ये रैपो कनेक्ट कर लोगे ना, तो आपको जितनी भी आरपीएम्स होती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ये क्या करेगा, एक फाइल जनरेट करेगा। ये फाइल बेस्ड इंस्टॉलेशन है, फाइल बेस्ड इंस्टॉलेशन। मतलब आपके लिए फाइल बेस्ड है क्योंकि आप एक यूजर हो, तो आपको लगेगा कि फाइल बेस्ड इंस्टॉलेशन है, बट बेसिकली ये इंटरनली क्या करता है, ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को कॉल करता है। तो ये क्या करेगा, आप फाइल में इंफॉर्मेशन डालोगे, मुझे क्या क्या करना है, आईपी क्या होगी, ये सब चीजें। और उसके बाद आप सीधा उसको स्टार्ट कर दोगे। और जब आप स्टार्ट करोगे, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड में इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और सारे के सारे आरपीएम्स इंस्टॉल कर लेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंगल क्लिक इंस्टॉलेशन होता है। बट ऑब्वियसली सिंगल क्लिक है तो फेल तो करेगा ही। और फेल करेगा तो आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा है। मैं आपको एक पुराना लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने क्या कहते हैं कि डेवसेक इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है सेंटोस के ऊपर। ठीक है, बहुत पुराना है। आप उसको रेफर कर सकते हो अपने वीएम। स्टेप्स कॉमन है, मतलब आप वहाँ देख सकते हो। और आप अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई इशू आएगा तो मुझे बताना, फिर हम उसको देखेंगे। आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कनेक्ट कर लेना, ठीक है, ऑफलाइन कनेक्ट कर लेना। और हम फिर उस टाइम पे देख लेंगे इशू।